हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर भाई। देखें, नेक्स्ट टॉपिक है उसी के आगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किस किस के बीच हम रिलेशन दिखाने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच। इसी को अदर वर्ड में पूछ लेता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो ये हो सकता है। तो जब हमें करंट दिखाना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखानी है या स्पीड दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक कंडक्टर शो कर रखा है। इस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन -2 प्लस के जाएंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो किससे चलते हैं, अभी हम दिखा चुके हैं पिछले लेक्चर में, ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी से। इस कंडक्टर की लेंथ को हमने कितना मान लिया, L। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या माना हमने, A। तो यही डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि लेट अस कंसीडर फिगर शोज अ कंडक्टर विच लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो देखो, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A, और इसकी लेंथ कितनी है, L। तो सोचो, A और L मिलके क्या बनाएंगे, एरिया इंटू लेंथ, मतलब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो मीटर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम। ये क्या बन गया, वॉल्यूम। ध्यान रखो, तो A इंटू एल क्या है, वॉल्यूम किसका, इस पूरे कंडक्टर का। अब इसमें हम कुछ चीज मान के चलते हैं कि लेट अस कंसीडर n वी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट एरिया। तो n क्या है, वी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट एरिया। सोचिए, n हमने माना है कि जब इस कंडक्टर का वॉल्यूम, नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट, वॉल्यूम। सोचिए कि जब इस कंडक्टर का वॉल्यूम हमने यूनिट माना है, मतलब एकांक माना है, तो उस समय इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो संख्या हमने कितनी मानी, n। तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब, जब इसका वॉल्यूम कितना हो, यूनिट, मतलब एकांक हो। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट एरिया। तो अब आप बताइए, तो इसके पूरे एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब वॉल्यूम 1 तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n। जब वॉल्यूम Al तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई। जैसे हम कहें कि एक पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 10 पेनों का कितना होगा, 10 का 2 में गुणा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम, होल वॉल्यूम। देखिए, जब इसका टोटल वॉल्यूम में, तो n था यूनिट, अब वॉल्यूम कितना है, Al, तो NaL। तो यूनिट वॉल्यूम में n, टोटल वॉल्यूम में NaL, हमने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी क्या होगी, संख्या होगी, क्या होगी, नंबर। अब हम देखते हैं इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। हम क्या देखेंगे, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़े, फ्लोइंग करंट I इक्वल टू Q/T, पढ़े ना। Q क्या है, चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, एक सूत्र हम पढ़े हैं चार्ज नंबर के टर्म में। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, Q इक्वल टू N। लेकिन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो N हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो Q इक्वल टू N। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल वॉल्यूम में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे NaL इंटू कौन, E, ठीक है, अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पढ़े हैं कि नहीं, हम लोग पढ़े हैं। तो
डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना, इलेक्ट्रॉन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, एल। किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ कंडक्टर विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो स्पीड होगी वो ड्रिफ्ट स्पीड बनेगी, और ड्रिफ्ट स्पीड क्या बनेगी, वो वी टी। हमें कहना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से। तो क्यू की जगह ये आ गया यहाँ से, टी की जगह यहाँ से ये आ गया, वी डी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन ए एल ई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल, क्या बचा, एन ए ई और बी। कहीं कहीं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लोग लिखते हैं एन ई ए बी डी, नो प्रॉब्लम, वही बात है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट स्पीड वी डी। अब इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मत भूलिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखना है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, वी डी ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमें क्या लाना था, रिलेशन बिटवीन वी डी एंड जे। तो हम इसको आगे ले जाएंगे। तो करेंट डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, J इक्वल टू आई अपॉन ए। जब हम आई की वैल्यू रखेंगे एन ई ए बी डी अपॉन ए, तो एरिया से एरिया कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, कितना बचेगा, एन ई बी डी। लीजिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस प्रकार से ये आपका बहुत छोटा सा डेरिवेशन हो गया। इसी को अगर आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, जैसे कोई नंबर में आए वैसे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन के लिए बड़ा इजी है, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड होती कितनी है। तो ड्रिफ्ट स्पीड कितनी होती, अभी हमने पढ़ा है आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन एन ई। हमें पता चल जाए कि उस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग पता होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में 10⁻29 के अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन का हम जानते हैं। और हमें यह भी पता चल जाए कि इस कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम चल जाए और हमें करंट पता चल जाए, तो हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से उसमें चल रहे हैं। तो इसको बाई अगर पद करें तो लगभग ये 10⁻5 या कहीं कहीं 10⁻4 या 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। सोचो कि एक सेकेंड में ये कितना चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, इतना, किसका, मीटर पर सेकेंड। सोचिए एक मीटर में कितने का भाग है, 4 जीरो का, एक सेकेंड में। तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है या बहुत कम, दिस स्पीड इज वेरी 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 लो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कैसे चलते हैं, बहुत ही कम स्पीड से चलते हैं। अगर हमें यहां से यहां तक वायर में करंट भेजनी हो तो इस सिरे से उस सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। कितना, 2 घंटे। लेकिन ऐसा तो हमने देखा ही नहीं है। हमने देखा क्या है कि अगर हमारे यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और बल्ब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लगा है, हमने जैसे स्विच ऑन किया बल्ब तुरंत जल जाता है, समय ही नहीं लगता तुरंत। लेकिन इलेक्ट्रॉन चलते किस स्पीड से हैं, बहुत ही कम। तो फिर ऐसा क्या होगा, तो समझिए क्या होगा, समझिए इसको कि जब इनकी स्पीड इतनी कम है तो तुरंत एक्शन में कैसे आ जाती है लाइट। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 10⁻29। तो इस पूरे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पर भरे हुए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, इस पूरे सिस्टम में क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से जनरेट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। किससे, स्पीड ऑफ लाइट, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुरंत हो जाता है। तो वोल्टेज अप्लाई किया आपने, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, फोर्स। तो
जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, इसने इसको धकेला, इसने इसको, सबने एक दूसरे को क्या कर दिया, धकेल दिया, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इस बल्ब में वो प्रवेश कर जाएगा। कहने का मतलब जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन किया तो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का लगा, वही धक्का, वही पुशिंग किस पर इफेक्ट डालेगा, अंतिम वाले पर, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, बल्ब तुरंत चल जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे जगह पर है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचना नहीं है, बस कि इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, अपने अगले वाले इलेक्ट्रॉन को धकेलना। तो वो धक्का कहाँ पर महसूस होता है, लास्ट वाले तक। क्यों? क्योंकि सारे पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है, तो ट्रैफिक जाम है तो क्या होगा, जैसे ट्रैफिक खुलेगा तो कौन सी गाड़ी इंटर कर जाएगी, जो सबसे आगे होगी वो इंटर करेगी, तो हम क्या कहते हैं कि ट्रैफिक खुल गया। ऐसे थोड़ा ना कि अंतिम वाला पहुंच जाएगा जब हम कहेंगे ट्रैफिक खुलेगा, नहीं, तो जो पहले गाड़ी लगी है सबसे वो इंटर करेगी, हम कहेंगे ट्रैफिक खुल गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, लाइट जल जाती है, इसलिए टाइम नहीं लगता है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक आने वाले हैं। जैसे आता है रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस देखिए, ये कंडक्टर है, सपोज कर लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर के हमने यहाँ पर क्या लगाया, वोल्टेज लगाया। जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट होते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं, मान लेते हैं इसमें क्या फ्लो होने लगी है, आई करंट। अब करंट फ्लो हो रही है, ये वायर में हो सकता है हीट होने लगे, तो करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या होगी, कुछ हल्की सी अफेक्टेड हो जाएगी। किसके कारण, हीट हो सकती है, वायर पुराना हो सकता है, ठीक है, तो गर्म भी हो सकता है, वायर पुराना भी हो सकता है, और भी कोई समस्या आती है। तो कहने का मतलब करंट को फ्लो होने में जो परेशानी आ रही है, करंट को फ्लो होने में जो समस्या आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, करंट फ्लो होने का कुछ ना कुछ अपोज होना, तो इसको हम करंट। तो इसको सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो जब करंट के मार्ग में जो रुकावटें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फ्लो होने में जो समस्याएं आती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली निकालें तो ओम्स लॉ से हम इसको ले चलते हैं। किससे, ओम्स लॉ हम बताने वाले हैं। तो होता है V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू I R। तो V और I तो था, कौन आ गया, R, किसके हटने पर, इतने, तो R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर R निकालेंगे, क्या बनेगा, V अपॉन I। ठीक है, तो R कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा। कहाँ से, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है, हाई स्कूल में आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम भी पढ़ाएंगे। तो अगर हम यहाँ से कहें कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और जनरली हम समझे तो रेजिस्टेंस क्या है, करंट फ्लो होने में जो प्रॉब्लम आती है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को हम रेजिस्टेंस। अब देखिए, क्या हम बिना रेजिस्टेंस के करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं? तो आंसर है कि बिना रेजिस्टेंस के अगर आप करंट फ्लो करेंगे किसी भी सर्किट में, तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल उसका जीरो हो जाएगा। कैसे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो हम एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी पर गंगा जो नदी है उसको लाना था, तो भागीरथ ने क्या किया, अथक प्रयास किया। जब उनकी भागीरथ जो थे उनसे प्रसन्न होकर माँ गंगा ने कहा कि ठीक है, हम जमीन पर तो आ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रवाह है, हमारा फ्लो इतना तेज है कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, पूरी धरती में पानी पानी, वाटर वाटर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा शंकर जी को प्रसन्न करो,
तो हम शंकर जी की जटाओं पे गिरेंगे, फिर वहाँ से जमीन पर आएंगे। तो आपने देखा होगा कई चित्रों में गंगा का फ्लो, जो गंगा है उसका फ्लो कहाँ होता है? शंकर जी की जटाओं पर, शंकर जी की जटाओं पर। और शंकर जी की जटाओं से एक धार है, वो किस पर आती है? अर्थ पर। अगर डायरेक्ट गंगा का पानी अर्थ पर आता तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। तो ये पूरा, तो गंगा नदी का पूरा प्रवाह है किसने संभाल लिया? भगवान शंकर ने। और वहां से कितना निकली? एक धारा। तो इसका मतलब है शंकर जी का यहाँ पर क्या रोल है? भागीरथ और गंगा नदी के बीच शंकर जी का क्या रोल है? आंसर है रेजिस्टेंस का। उन्होंने क्या किया? यहाँ पर धारा के प्रवाह को कंट्रोल किया। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो करंट को अगर कंट्रोल करना है तो क्या डालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। क्या लगाना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एज ए कंट्रोलर किसका? करंट का। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से डेफिनेशन, इसका यूनिट वगैरह बनाए तो वोल्ट पर एम्पियर। इसी को ओम साइंटिस्ट है, ओम, जो आप ऐसे करके बनाते हैं। तो इसे डायमेंशन वगैरह आप बना ही लेंगे। अगर डायमेंशन वगैरह बनानी हो तो वी देखिए हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं, रखना भी नहीं चाहते हैं, तो W/Q और इंटू आई। तो W पड़ता है ml² t-2, Q का AT और इसका A क्या हो गया? ml² t-2 ml² t-3 हो जाएगा, ml² t-3 और A माइनस, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इस प्रकार से आप इसको रेजिस्टेंस को पढ़ लेंगे। अब एक आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होती है? 1/, रेजिस्टेंस। एक अगला टॉपिक है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इक्वल टू 1/, रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अगर शब्द आता है कि व्हाट इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, मतलब रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को हम कंडक्टेंस कहते हैं। इस प्रकार से भी टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप पढ़ लेंगे। अगर हम इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा समझाना चाहें तो ओम्स लॉ को हल्का सा बता देते हैं। ओम्स लॉ वैसे हम दिखा चुके हैं, लेकिन देख लीजिए, हाई स्कूल में पढ़े हैं। ये कंडक्टर है, आपने क्या अप्लाई किया? वोल्टेज। क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। अगर सपोज करिए नेगेटिव ये प्लस है तो करंट ऐसी फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपने पढ़ा है कि किसी कंडक्टर की अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज ना बदलें, P/V/T, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर किसी कंडक्टर में हम ध्यान दें कि उसका एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अगर ये कंडीशन चेंज नहीं होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। दिस रूल्स इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू V/I, या दिस इज ओम्स लॉ का ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और आगे तक। अगर इसमें हम क्या करें, V और I के बीच अगर एक ग्राफ खींचे, मान लीजिए I है, ये भी है, क्या होगा? तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ती जाएगी, या करंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। कैसा? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो पता चला कि हमने इसको 2 एम्पियर किया, वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगा। ये 4 एम्पियर किया, वोल्टेज 4 वोल्ट हो जाएगा। 6 एम्पियर किया है, वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके जहाँ पर भी ये पॉइंट मिल जाएंगे, इस प्रकार से पॉइंट आपके मिल जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। दिस स्ट्रेट लाइन कौन है? रेजिस्टेंस। R इक्वल टू V/I। तो ओम्स लॉ में कैसी लाइन मिलती है? स्ट्रेट लाइन। ये ओम्स लॉ हाई स्कूल में भी तो पढ़ा होगा, उसके हिसाब से भी तो आप इसको और सीख सकते हैं। अब ओम्स लॉ, अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है कि ओम का जो नियम है वो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर समझाइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे आप, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड, एनी अदर बोर्ड, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी अच्छा है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी और सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहिए।